हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और हमने आपको डिबेंचर स्टार्ट कर दिए थे। डिबेंचर जस्ट लाइक शेयर बता दिए थे, डिबेंचर और शेयर्स के डिफरेंसेस। डिबेंचर इशू करा दिए थे हमने, इतना हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था अपने लास्ट वीडियो में। आज हम डिबेंचर पढ़ाएंगे आपको डिबेंचर का ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। बात करते हैं सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब बिल्कुल सेम जैसे हमने शेयर का ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाया कि जब कंपनी अपने पास से डिबेंचर्स इशू किए, है ना, इशू जितने डिबेंचर्स किए, अगर इशू जो है और यहाँ पे हुए सब्सक्राइब, माने लोगों की साइड से हमारे पास एप्लीकेशन आई, सब्सक्राइब हुए यहाँ पर हमारे पास, ये सब्सक्राइब ये क्या हो जाते हैं, ये ज़्यादा होते हैं इशू से, इसे ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, जैसे माना 10,000 शेयर्स डिवेंचर्स के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था, आया हमारे पास कितना 15,000, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स ना। आ जाते हैं अब इस पर कि इसका ट्रीटमेंट, इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल शेयर के जैसा है ना। अच्छा, आप शेयर में जैसे हम क्या करते थे, शेयर में हमारे पास 3 ऑप्शन कंपनी के पास रहते हैं, या तो भाई जितना भी एक्स्ट्रा आया उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है कि उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाए, प्रोराटा एडजस्टमेंट कर दिया जाए अलॉटमेंट पे और कॉल्स पर। थर्ड होता है पार्शियल, माने दोनों काम करेंगे हम, कुछ हम वापस कर देंगे और कुछ को हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो सेम हमको यही ट्रीटमेंट डिबेंचर्स के साथ भी करना है ना। डिबेंचर्स जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा को भी हम यहाँ पर बैंक यानी कि वापस कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम अलॉटमेंट के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हम दोनों ही काम कर सकते हैं इसमें। क्लियर मेरी बात है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए जैसे अगर हम यही एक क्वेश्चन लेकर के चले जाते हैं तो भी हम सिंपल से फर्स्ट एंट्री हम क्या बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बनाते थे ना, इसमें हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशंस। सेकेंड एंट्री ड्यू करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री बता देते हैं हम आपको। देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन टू, जैसे ये माना 9% हमने मान लिया इसको, तो टू 9% डिबेंचर्स टू जहाँ पर भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो, है ना, जैसे हमने अलॉटमेंट पर अगर हमने एडजस्ट किया तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और अगर हम उसको रिफंड कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसको वापस कर रहे हैं रिजेक्शन के साथ, तो टू बैंक वापस कर दो, उसको एडजस्टमेंट कर देंगे इसका, ठीक है ना। और इसकी जो बैलेंस शीट थी वो भी हमने आपको बता दिया। ये बुक जो कंपनी अकाउंट्स की बुक है जिसमें डिबेंचर्स और शेयर्स हैं, ये 20 मार्क्स की है। आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने शायद 25 बोल दिया था, 25 मार्क्स की नहीं होती, ये बुक्स 20 मार्क्स की है। अच्छा, और डिबेंचर का रिडेम्पशन का पोर्शन जो था वो भी डिलीटेड हो गया है इस ईयर, है ना, कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा स्टडीज़ की प्रॉब्लम थी इसकी वजह से, तो डिबेंचर में कुछ भी नहीं रह के डिबेंचर हो गए बहुत सिंपल ना। लेकिन सिंपल भी चीज़ें कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाती हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर लेते हैं ना, हम उसको ऐसे समझ लेते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, अरे ये तो बहुत सिंपल है, हमको आता है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, आप प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन है ऐसे ही सेम क्या होता है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में अपोजिट हो जाएगी यही चीज़, है ना, इशू जितना किया था उससे कम एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती हैं, तो भी हमें कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है। एंटायर क्वेश्चन हम कम शेयर से, यानी कि जितनी हमारे पास एप्लीकेशन आए उतने से ही कर देंगे। जैसे माना यही कंडीशन हम ले रहे थे 10,000 15,000 की, 15,000 हमने इशू किए थे, आए हमारे पास कितने 10,000। एंटायर क्वेश्चन यानी फर्स्ट एंट्री से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, ये 10,000 से ही, और एंटायर क्वेश्चन 10,000 से हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन एकदम सिंपल है ना, इसीलिए पहले शेयर कराए जाते हैं, बाद में डिबेंचर्स कराए जाते हैं, क्योंकि शेयर से ही सब कुछ सीख जाते हैं। तो डिबेंचर में यहाँ पर आराम, कोई भी किसी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं होता, और डिबेंचर हमको बहुत इजीली समझ में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं डिबेंचर के क्वेश्चन की साइड पे, जो हम आपको प्रॉपर करा देते हैं। तो बोर्ड पे ही आपको क्वेश्चन नोट कर देते हैं और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी बता देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन क्वेश्चन अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन।
राइट। छोटा सा ले लिया समझाने के लिए आप लोगों को। वही 10,000 शेयर्स कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किए 9% वाले। 100 रुपीज़ इसका प्रीमियम भी है 10% का, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 35 रुपीज़ अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 50 रुपीज़ का हमारा कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। 10,000 के बदले में आए कितने? 15,000 ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बस एडजस्टमेंट करना है उनको अलॉटमेंट के साथ। रिफंड नहीं है कुछ भी यहाँ पर, हम सिंपल से अपनी एंट्रीज पास करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन 15,000 मल्टीप्लाई बाई 25,000, ओके, 3,75,000। सेकेंड एंट्री ड्यू करेंगे, इसको नरेशन नहीं नोट कर रहे हैं हम। डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9%, यहाँ पर लिखना, परसेंटेज लिखना ज़रूरी है आपको, डिवेंचर्स अकाउंट। और हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्सिस मनी को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो भी दिखा देंगे यहीं पे। टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके, देन 3,75,000, यह तो यहाँ आ जाएगा। और हमारा है कितना? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 25,000, 25, ये तो रही एप्लीकेशन का अमाउंट। एक्सेस अमाउंट शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, राइट। यहीं पर अगर क्वेश्चन में मेंशन होता तो हम यहीं पर इसको टू बैंक भी कर सकते थे। भाई हमको अगर रिफंड करना है जो एक्स्ट्रा अमाउंट है तो यहाँ पर यहीं पर टू बैंक भी हो जाता। ठीक है, अगर पार्शियल दोनों काम कराते तो दोनों काम कर देते, अलॉटमेंट और बैंक भी कर देते। ठीक है, ये ऑप्शन है, जैसा क्वेश्चन में मेंशन होता है हम वैसा कर देते हैं। चलते हैं 1,25,000, ओके। नाउ मूव टू अलॉटमेंट। फर्स्ट वन, डिवेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर account and to security premium reserve, okay। 10,000 multiplied by 35, ओके। 10 रुपीज़ का है प्रीमियम, तो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट तो यहाँ आ गया, और 2,50,000 रुपीज़ का अमाउंट, ये कैपिटल हमारी हो गई। नाउ मूव टू एंट्री अबाउट बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, राइट। डिवेंचर अलॉटमेंट अमाउंट 3,50,000, बट 1,25,000 अमाउंट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, राइट। 3,50,000 माइनस 1,25,000, 2,25,000, because the amount is already adjusted, the capital entry na, that's why this amount is deducted from the 3,50,000. Clear? एकदम सिंपल है, एब्सोल्युटली सिंपल। नाउ नेक्स्ट कॉल्स एंट्री है ना, सेम डिवेंचर कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 लाख रुपीज़ की। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। मूव टू एंट्री, राइट। देन क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। देन नाउ इन अमाउंट्स को, डिवेंचर्स को हम बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे, है ना। बैलेंस शीट और देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो लिख लिया था इसलिए कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हेड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड क्योंकि ये शेयर कैपिटल तो है नहीं, तो शेयर होल्डर फंड्स तो नहीं आएंगे। लेकिन प्रीमियम जो आया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो रिजर्व एंड सरप्लस में के हेड में ज़रूर से मेंशन किया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका ध्यान रखेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्टर्ब नहीं होना है बच्चे। तो ये हमारा यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ ये आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओके। डिवेंचर्स हमारी क्या होती हैं, ये हमारे तो बोरोइंग्स हैं,
है ना, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ होती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिख देंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है देन द डिबेंचर इज कंसिडर्ड अबाउट द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नॉट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कितने के थे? 10 लाख के। नोट कर देंगे इसको हम अपना 10 लाख के। टोटल आ गया हमारा 11 लाख। नाउ एसेट साइड, करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम सारी बैंक अमाउंट है उस समय ऐड कर देंगे। 3,75,000 प्लस 2,25,000 प्लस 5 लाख कॉल का, जिसकी हमने एंट्रीज नहीं बनाई है, आप लोग बना लीजिएगा। ये आ जाता है हमारा 11 लाख। मैच कर देंगे, फिनिश हो जाएगा। नाउ नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स बहुत कंपलसरी होता है बनाना, क्योंकि यहीं पर तो इसका एक्सप्लेनेशन होता है। समझ लीजिए नोट टू अकाउंट क्या होता है। नोट टू अकाउंट बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे कैसे आ गया। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट 1 लाख, ये लिखा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी का यहाँ पर डिटेल है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम बिल्कुल यहाँ पर क्लियर लिखेंगे 9% 10,000 डिवेंचर्स 100 रुपीज़ ईच। आपको प्रॉपर बताना है यहाँ पर सारी चीज़ें। कितने की हो गई हमारे? 10 लाख की हो गए। इसका नोट टू अकाउंट को टोटल नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी अमाउंट शो भर करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, ये भी लिखना है यहाँ पर। मेरे पास इसमें इस टाइम यहाँ पे प्लेस नहीं रह गया। कैश एट बैंक ये भी लिखना होगा। कितना पूरा हमारे पास कितना कैश आ गया है? 11 लाख का। ये है आपकी बैलेंस शीट। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में फिगर्स को डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब समझिए अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने बताया था भी कि यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट इसकी कंडीशन हो जाएंगी और हम अपोजिट कंडीशन के हिसाब से इसमें एंट्री भी पास कर देते हैं। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। चलते हैं अब इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की साइड, वो होता है हमारा डिबेंचर इशू किए जाएंगे लेकिन परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे कंसिडरेशन आएगा लेकिन कैश नहीं आएगा। कैश की जगह पे क्या हम दे सकते हैं उसको? वहाँ पर हम उसको देंगे डिवेंचर्स। जैसे वेंडर्स के दे सकते हैं, है ना, या फिर जो प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करने का काम करते हैं, उनको भी जो जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसके बदले में हम उसको क्या दे सकते हैं? डिवेंचर्स दे सकते हैं। तो चलते हैं बस अब इस टॉपिक की साइड जहाँ पर डिवेंचर्स को हम कंसिडरेशन अदर देन कैश करेंगे। ठीक है, चलते हैं। लेट्स स्टार्ट इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं। किसके लिए इशू करेंगे हम? है ना, अदर देन कैश, कैश के अलावा, है ना। जैसे शेयर्स था सेम है यहाँ पर। चलें पहले इसकी एंट्री समझा दें आपको। देखो डिवेंचर्स यहाँ पर इशू हो सकते हैं, किसको इशू हो सकते हैं? प्रमोटर्स को भी हो सकते हैं, भी हमने बताया था, और वेंडर्स को भी हो सकते हैं। प्रमोटर्स कौन? जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, तो उनके सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बदले में हम उनको डिवेंचर्स दे सकते हैं। जैसे हमें एंट्री बन जाएगी टू प्रमोटर्स के लिए अगर है तो एंट्री बन जाएगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जो भी डिवेंचर जितने भी नंबर डिवेंचर हमने दिए उससे एंट्री पास हो जाएगी, राइट। और अगर वेंडर के लिए है, इसका मतलब हमने कोई एसेट परचेज किया है तो सन्डी एसेट्स टू वेंडर, पहले तो परचेज कर लेंगे और जब हम उसको पेमेंट करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। यहाँ डिवेंचर्स एट पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट पर भी हो सकता है। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर प्रीमियम पर है तो, और अगर डिस्काउंट पर है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री ऐसी यहाँ पे पास हो जाती है। ठीक है, और चलते हैं भाई परचेज कंसिडरेशन क्या होता है एक बार और बता देते हैं। परचेज कंसिडरेशन मीन्स जो सामान हमने खरीदा उसके बदले भी हम जो देंगे उसको कंसिडरेशन देंगे, है ना, जो अमाउंट देंगे वो हमारा क्या होता है? वो परचेज कंसिडरेशन होता है, सिंपल। अच्छा, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल हैं, है ना, तो सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी लायबिलिटीज टू वेंडर, एंट्री पास हो जाती है हमारी, सिंपल। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं हैं, है ना, तो क्या होता है? जो डिफरेंसेस होते हैं यही बता देते हैं ऐसे। जो डिफरेंसेस जैसे मैंने अगर यहाँ पे है तो यहाँ तो आपका आएगा गुडविल, ये आपने सब पढ़ा हुआ होगा, है ना। और अगर इधर पे है बैलेंस हमारा तो ये बन जाती है हमारी कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना।
अच्छा, एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है परचेज कंसिडरेशन में। जैसे हम उधर नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करते थे जब हम शेयर कैपिटल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए परचेज कंसिडरेशन जितना होगा हमारा वो, और अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, इसका हमें ध्यान रखना। इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर डिवाइड बाई 100, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर है 10% का तो अपॉन 90 आ जाएगा। अगर डिस्काउंट प्रीमियम पर है तो अपॉन 10 रुपीज़ का ही मान लेते हैं तो अपॉन 110 आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं तो ये किससे होगा, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर से। इसको हमें डिवीज़न करना होगा तो हमारे पास वी विल गेट आर नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स। ठीक है, चलो इसके हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको, 2-1 बस छोटे छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ भी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की साइड पे। देखो ये इरेज कर लें। चलते हैं। तो क्वेश्चन है इशू ऑफ डिबेंचर्स वेंडर को ही इन्होंने हमने इशू करवा दी, हम प्रीमियम पर कराते हैं। ठीक है, पार्टली कैश में पेमेंट है और बाकी सारा प्रीमियम पर। क्वेश्चन नोट कर ले। बिल्डिंग खरीदी है इन्होंने 22 लाख रुपीज़ की, ठीक है, और हाफ ऑफ द पेमेंट मेड बाय चेक एंड द बैलेंस हाफ ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाफ बैलेंस का पहले हम बिल्डिंग ही खरीद लेते हैं, तो बिल्डिंग आई भाई हमारे पास, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। पहले सी को परचेज करते हैं। ओके, और अब क्या करना है हमको, पहले हाफ इसका पेमेंट कर दें, चेक से पेमेंट कर दें। तो चलो तो पहले तक हाफ पेमेंट ही कर दो इसको, तो बन जाता है हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो 11 लाख का तो पेमेंट हम बैंक से कर देते हैं। अब रह गए हमारे पास और 11 लाख रुपीज़। 11 लाख को हम, उन्होंने बोला है हमको प्रीमियम पर हम इसको पेमेंट करना है हमको। प्रीमियम भी हमारे पास 10% का प्रीमियम है। अब बस सिंपल, तो देन वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंटेज डिबेंचर हमने उसको देने हैं, हमको देने 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम और रिजर्व। ठीक है, अच्छा अब हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैसे, 11 लाख का है ना, 11 लाख अपॉन कितना, 100 रुपीज़ का डिबेंचर, 10% प्रीमियम 110, 1000 डिबेंचर्स हमको यहाँ पर इशू करने हैं। 1000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, ये 10 लाख का डिबेंचर्स और 1 लाख का प्रीमियम। माने एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम होने के बाद भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बढ़ सकता, अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का उतना ही रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स में चेंजेस आते हैं जब वो डिस्काउंट पर हम इशू कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट पर दे रहे हैं या फिर हम उसको प्रीमियम पर दे रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और करा देते हैं और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको। चलते वो डिस्काउंट पर करा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की साइड पे। देखो ये क्या है, नहीं ये वाला तो नहीं है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन की साइड पे चलेंगे हम। आई गॉट इट, मिल गया। हाँ, इन्होंने क्या किया, जेड लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख रुपीज़ की, पेबल है 65 रुपीज़ इमीडिएटली पेमेंट हुआ है और बाकी बैलेंस को 6% डिबेंचर्स पे 100 रुपीज़ ईच एट डिस्काउंट है 10% का। तो सबसे पहले तो भाई हम इसमें प्लांट मशीनरी पहले सबसे पहले वही परचेज कर लो। तो प्लांट मशीनरी टू वेंडर, टू वेंडर। ओके, अमाउंट है हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ का ख़रीदा है इन लोगों ने, हम भी 2 लाख रुपीज़ में ले लेते हैं।
ये आ गया 2 लाख रुपीज़ का। ये परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं पेपर में, इस बात को आप सोच के रख लीजिएगा, ज़रूर आता है पेपर में। अच्छा आगे चलते हैं। तो इन्होंने पेमेंट किया है भाई, है ना, तो हम इसको पेमेंट करा देते हैं। वेंडर टू कैश या बैंक, कितना पेमेंट हो गया है? आई थिंक 65,000 रुपीज़ का, राइट, 65,000 रुपीज़ का। पहले इसका पेमेंट करा दो, ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन हमारे पास कितना रह गया, रिमेनिंग जो था वो 2 लाख में से इसको हम लेस कर देंगे 65 को, तो हमारे पास रह जाता है शायद 1,35,000, 1,35,000। डिवेंचर है और ये भी डिस्काउंट पर है ना, 10% का। कितने का डिवेंचर हो गया? 90 का। हमने बताया था ना, डिस्काउंट होगा लेस करके आएगा, प्रीमियम होगा ऐड करके आएगा। ये आ जाता है हमारा 1500 डिवेंचर्स। 1500 डिवेंचर्स हम उसको इशू कर देंगे। एंट्री हम पास कर देंगे यहाँ पर अपना वही वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, टू 9% थे ना डिवेंचर्स हमारे, हाँ, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स में परसेंटेज लगाना कंपलसरी हो जाता है ना, डेट्स वाई। डिस्काउंट आ गया हमारा कितना, 1500 है, 10% का 15,000 रुपीज़, तो डिस्काउंट के आ जाते हैं। परचेज कंसिडरेशन हमारा कितने का रह गया हमारे पास, हमारा आ जाता है 1,50,000 का। और हमारे पास जो कैश है हमारा, जो बच जाता है हमारा वेंडर को, वेंडर के पास हमको देने हैं कितने रुपीस यहाँ पर बच जाते हैं, उतना रुपीस हम उसको यहाँ पर पेमेंट। 2 लाख में से पहले तो कितना रह जाता था, 1,35,000 ही तो रह गया हमारे पास। 1,35,000 वेंडर को पेमेंट कर देंगे। बताइए, ये सब इतना आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। 2 लाख रुपीज़ का ये भी हो गया, 65,000 रुपीज़ का ये पेमेंट हो गया, 15,000 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया, और 1,35,000 रुपीज़ का उसको वेंडर को पेमेंट भी हो गया। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, हम डिवेंचर्स इशू करेंगे हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो मूव, सो लेट्स स्टार्ट इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले ये समझें कि कोलेटरल सिक्योरिटी आखिर होता क्या है। देखो बहुत सिंपल है, डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, है ना, डिवेंचर इशू किए, या फिर डिवेंचर हमने कहा एज कोलेटरल सिक्योरिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे है ना, एक सिंपल वर्ड्स में समझें, जैसे लोन लिया जाता है तो एसेट्स को सिक्योर्ड किया जाता है कि भाई अगर लोन पेमेंट नहीं हुआ तो ये एसेट आपको दे दी जाएगी। जैसे गिरवी रखना कहते हैं, समझते हो, जैसे गिरवी रखी जाती है चीज़, ऐसा ही होता है। तो जो मेन हो गया हमारा, उसे तो हम भाई मॉर्गेज जो होते हैं वो तो हमारे हो जाते हैं प्राइम, मतलब प्रिंसिपल सिक्योरिटी हो गई वो। हमने जैसे अपने लोन लिया और लोन के बदले में बिल्डिंग को हमने रख दिया कि ये हमारा मॉर्गेज है, लोन के बदले में बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब बिल्डिंग को भी सिक्योर कराने के लिए, समझ रहे हो, बिल्डिंग को भी सिक्योर कराने के लिए जो दिया जाता है उसे डिवेंचर्स, अगर डिवेंचर दिए गए हैं, है ना, बिल्डिंग को भी सिक्योर कराने के लिए अगर डिवेंचर दिए गए तो डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी उसको ही कहा जाता है। समझ गए, है ना। उसको भी मतलब और सिक्योर करने के लिए, अच्छा, और सिक्योर हम क्यों कर रहे हैं, ये भी बात समझने की है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ये हमारा रुपया यहाँ पर डूब सकता है, हो सकता है ये ना दे। ये उसी कंडीशन में होता है सिर्फ जब हमको ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये कंपनी हमको इतने पैसे नहीं देगी या नहीं, कुछ भी आगे हो सकता है, ये नहीं करेगी, उस कंडीशन में कोलेटरल सिक्योरिटी का यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब डिवेंचर कोलेटरल एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब हमने इशू किया कंपनी ने, तो यहाँ पर उसके पास ये होता है कि कभी कभी इशू के टाइम पर वो इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती है, तो उसकी एंट्रीज तो कोई पास करेगी नहीं अगर वो नहीं चाहती है, लेकिन उसकी बैलेंस शीट में तो उसको शो किया जाएगा, है ना, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। और 2 कंडीशन होती हैं, एक तो वो उसकी एंट्री हो रही है तो, और नहीं हो रही है तो। नहीं हो रही है तो आपको बैलेंस शीट में शो करना ही करना पड़ेगा, और अगर हो रही है तो दूसरी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी,
ठीक है, अब चलते हैं पहले इस कंडीशन पे कि जब हमने एंट्री कोई भी पास नहीं करेंगे, हमें सिर्फ बैलेंस शीट में इसको शो करना है। बैलेंस शीट में कंपनी कैसे शो करेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में नॉन करेंट लायबिलिटी दिखा देंगे हम, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करना है आपको कुछ भी, लेकिन नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक कितना लिया गया आप अमाउंट दिखाएंगे, और ब्रैकेट में प्रॉपर दिखाएंगे सिक्योर बाय इशू ऑफ, ये हमने इमेजिनरी एक फिगर लिख दी है 12,000 9% डिबेंचर्स ऑफ फंडिलिटी। इसका मतलब जैसे अगर यहाँ पर लोन 10 लाख रुपए का है तो उसे सिक्योर्ड कितने से करना पड़ेगा, हमको 12 लाख से सिक्योर्ड करना पड़ेगा। उसको 12,000 9% डिबेंचर 100 रुपीज़ एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इतना आपको नोट टू अकाउंट में मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा अब और आ जाते हैं, अगर कंपनी जैसे इशू हो रहा है उस टाइम पे अगर कंपनी अपनी यहाँ एंट्री पास करती है, ठीक है, माने उसका रिकॉर्ड है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और फिर इसको जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सेम बैलेंस शीट ये, लेकिन यहाँ पर आकर के ये टर्म लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर, यहाँ पर ये यहाँ पर ये फिगर है, ये वाली जो हमारे डिबेंचर सस्पेंस, यहाँ पर आकर के ये माइनस भी कर दी जाती है। इसका भी क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वाली एंट्री की बात करते हैं, जब रीपेमेंट हो जाता है, रीपेमेंट के टाइम पर ये एंट्री अपोजिट कर दिया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, ये डिबेंचर राइट होते हैं, जो लोग जिनके पास होते हैं वो उसका यूज़ कर सकते हैं, तभी यूज़ करेंगे जब कंपनी उसको पेड नहीं करेगी, अदरवाइज उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसके कोलेटरल सिक्योरिटी के आपको 2 क्वेश्चन और करा देते हैं बस, तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन समझा देते तो क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। देखो, एक्सलेम टू 8 लाख रुपीज़ फ्रॉम बैंक से उसने 8 लाख रुपीज़ का लोन लिया है ना, एंड इशू 10,000 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना कि जितना लोन लिया जाता है उससे ज़्यादा के अमाउंट को ही हम मॉर्गेज रखते हैं, है ना, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी हमने डिबेंचर्स इशू की 8 लाख के लिए, लेकिन 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। दोनों तरीके से बता रहे हैं क्वेश्चन, जब कंपनी जनरल एंट्री पास करती है और जब कंपनी जनरल एंट्री पास नहीं करती है। पहले नहीं करती है के केस में सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे हम, बैलेंस शीट में भी हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, नोट टू अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आ जाता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो बोरिंग्स हमने कितनी की है, सिर्फ 8 लाख की ना, तो ये 8 लाख का अमाउंट ही आएगा। ठीक है, चलो नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम बैंक कितने का है, 8 लाख का ही तो है, 8 लाख लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ब्रैकेट में प्रॉपर दिखाएंगे सिक्योर्ड बाय 10,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये पूरा लिखा जाता है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, इतना कंप्लीट हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अमाउंट 8 लाख रुपीज़ का ही आएगा। ओके, चलते हैं अब जब कंपनी यहाँ पर हम भाई यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम कर रहे हैं इसकी एंट्री। ठीक है, तो एंट्री में बनाएंगे हम इसकी टू डिबेंचर सस्पेंस, है ना, सस्पेंस अभी बताई थी ना एंट्री, हम एंट्री पास करते हैं इसकी। ये एंट्री हमने कितने के अमाउंट से, 10,000 और कितने रुपए वाले 10, ये बनेगी एंट्री 10 लाख रुपए से। ठीक है, जितने का हम उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं उतने से बनती है, 10-9% लिखना ज़रूरी है। हो गया, अब आती है इसकी बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट तो यही बनेगी बिल्कुल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग 8 लाख, नोट टू अकाउंट में आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम बैंक 8 लाख, ये हम लोन फ्रॉम बैंक। अब हम यहाँ पर बस हमें इसको एडिशन और करना है, लोन फ्रॉम बैंक हम यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख रुपीज़ का और लिखेंगे इसको, और अंदर लेस कर देंगे माइनस डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपीज़ का ये लेस करके यहाँ पर
शो कर देंगे इसको इस तरीके से। क्लियर है? बस ये इसकी इतनी बैलेंस शीट में अंतर है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिबेंचर्स सस्पेंस भी शो करना होगा। लेस करके अमाउंट दिखा देंगे, जो नील आएगा तो रह जाएगा वापस अमाउंट 8 लाख रुपीज़ का ही रह जाएगा। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे जो हम पढ़ाएंगे अब नेक्स्ट, वो आएंगे हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो डिफरेंट कंडीशंस में, सर्कमस्टेंसेस में जो रिडेम्पशन किया जाता है कंपनी का। बाकी रिडेम्पशन जो मेन जो चैप्टर था वो तो आपका डिलेटेड ही हो चुका है, तो डिबेंचर में आप कुछ नहीं रह गया, डिबेंचर सिंपल फॉर्मेट में आ गया है। उसके लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए टेक केयर। इसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। गुड बाय।